एपिसोड के स्टार्टिंग में जून को दिखाया जाता है जो कि मिन्सू के ऑफिस में थी, उसकी फाइल्स को कॉपी करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी वो देखती है कि दरवाजा तो बंद हो गया था। उसे लगने लगता है कि शायद दरवाजे का लॉक मिन्सू के फोन या फिर उसके कंप्यूटर से लिंक ना हो, इसलिए वो कंप्यूटर में ही कुछ ढूंढने लगती है कि तभी उसे उसमें नारा की एक वीडियो दिखाई देती है उस टाइम की जब वोटेक और मिन्सू ने उसे किडनैप किया था। और वो उससे कह रहे थे कि अगर वो जो कहेंगी वो वही करेगी तो उसे उसके डैड के पास जाने देंगे। तो नारा रोते हुए कहने लगती है कि डैड, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। उसी टाइम मिन्सू एक रस्सी लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसे मार देता है। वहीं दूसरी तरफ मिन्सू भी घर के लिए निकल गया था, लेकिन रास्ते में कोई बाइक वाला उसको पीछा कर रहा था, पर वो उस पर ध्यान नहीं देता। इस बीच जुमिन भी जीवन का पीछा करते हुए एक साइबर कैफे पहुंच जाती है, लेकिन उसे देखते ही छुप जाती है। फिर जब वो बाहर निकलता है तो उसे कॉल करके मिलने बुलाती है, लेकिन वो झूठ बोलता है कि मेरी तबीयत खराब है और मैं घर जा रहा हूँ। वहाँ जुयन ने नारा का वीडियो मुचेन को भेज दिया था। उसमें नारा के मर जाने के बाद भी मिन्सू उसे बार बार मारे जा रहा था। ये देखने के बाद तो मुचेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उसे बहुत बुरा लगता है। फिर जुयन उसे मिन्सू का वो सीक्रेट रूम भी दिखाती है और बताती है कि मिन्सू ने ही वो किलिंग वुड किया था और सब कुछ यहीं से किया। तो मुचेन उसे ये सब एविडेंस यहाँ लाने को बोलता है, लेकिन वो बताती है कि मैं तो यहाँ पर फंस गई हूँ, पर मिन्सू को नहीं पता कि मैं यहाँ पर हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर अपनी टीम के साथ सर्च करने के लिए आओ। वो कहता है ठीक है, पर तब तक तुम खुद को और उन एविडेंस को संभाल कर रखना। फिर अपनी टीम को बताता है कि हमें मिन्सू के घर जाना है, लेकिन सीनियर्स को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। फिर हमें जीहुन को दिखाया जाता है, वो अभी मिन्सू के घर के बाहर ही खड़ा था। तभी गेटल नंबर 3 से उसे मैसेज आता है कि मेरा काम खत्म हो गया है। कि अचानक से जूम इन पीछे से आकर उसका फोन ले लेती है। उसका मैसेज देखती है, कहती है कि ये सब क्या है, तुम आजकल अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो, तुमने तो घर जाने का कहा था, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये तो कौनसू का घर है ना। तो वो कहता है कि तुम सही कह रही हो, लेकिन ये हमारे टीचर मिन्सू का घर भी है और मैं उनके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आया था ताकि वो मुझे टेस्ट में अच्छे मार्क्स दें। मुझे डर है कि कहीं मेरे एब्सेंस की वजह से मेरे मार्क्स कम ना आए। लेकिन जमीन को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो कहने वाली होती है कि तुम ही गेट हो ना, कि तभी उसे फ़ोन में मैसेज मिलता है। वो देखती है कि उसकी बहन की लोकेशन मिन्सू की ओर से आ रही थी। वहीं जुइन को भी इसका मैसेज मिलता है। वो जिमिन को कॉल करती है, उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लेकिन दूसरी तरफ से जीवन कहता है कि क्या आप मिन्सू के कंप्यूटर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। वो कुछ और कहे कि मिन्सू को आता हुआ देखकर वो फटाफट से जुमिन को लेकर साइड में छुप जाता है। साथ ही जुइन को भी बता देता है कि मिन्सू घर आ गया है। लेकिन वो ये कहती है कि तुम मेरी बहन को लेकर अभी के भी यहाँ से बाहर निकल जाओ और उसका ध्यान रखना, मेरी टीम बस पहुँचती होगी। मिन्सू भी घर के अंदर जाने लगता है तो ऑफिस की लाइट ऑन देखता है। उसे शक होने लगता है, पर उसी टाइम उसकी मॉम का कॉल आता है। वो बताती है कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि उन्हें नारा को वीडियो मिल गया था और उन्हें पता चल गया था कि मूचेन को उसकी बेटे का सच पता चल गया है, इसलिए वो उसे यहाँ से जाने को बोलती है। तो मिन्सू घर नहीं जाता बल्कि अपनी गाड़ी में बैठकर वापस निकल जाता है। तब हम ये देखते हैं कि जिसने मिन्सू की मॉम को वो वीडियो दिखाया था वो कोई और नहीं बल्कि जिनसू था, यानी कि वो उनके साथ मिला हुआ था और उसे वो वीडियो मूचेन ने भेजा था। वो उन्हें ये भी कहता है कि कौनसुक ने किलिंग वुड मिन्सू की वजह से स्टार्ट किया था और जरूर इसका अगला टारगेट वही होगा, इसलिए हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो बाहर रहेगा तो उसकी जान को खतरा है। इस वक्त वो सबसे ज़्यादा पुलिस प्रोटेक्शन में सेफ रहेगा, इसलिए उसे पुलिस के पास होना चाहिए। तो मिन्सू पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और मूचेन के सामने अपना क्राइम कन्फेस कर देता है। नारा का वो ऑडियो सुनाता है, कहता है कि मैंने ही उसे मारा। उधर जुइन को इस बात की चिंता हो रही थी कि इतनी देर हो गई, अब तक कोई उसे लेने क्यों नहीं आया। कि अचानक से कंप्यूटर खुद ब खुद फॉर्मेट होने लग जाते हैं। अगर कंप्यूटर फॉर्मेट हो जाएंगे तो सारे एविडेंस मिट जाएंगे, इसलिए वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है, फिर कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि ये सब मिन्सू के लैपटॉप से हो रहा था जो कि उसकी कार में था। कि तभी अचानक से रूम का दरवाज़ा खुलता है। मूचेन अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच गया था। उसे देखकर जुइन राहत की सांस लेती है। पुलिस मिन्सू के सामान को सीज कर रही थी। तब जुइन बाहर आती है तो जुमिन को देखकर डांटती है कि तुम अब तक यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जुइन पूछता है कि क्या मिन्सू ने कहा कि वो गेटल है। जुमिन कहने लगती है कि नहीं, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत अच्छे हैं। तो जुइन कहती है कि उसका साइड लेने की जरूरत नहीं है, वो अच्छा इंसान नहीं है, वो गेटल नहीं है, लेकिन वो एक खूनी है, उसने किसी का मर्डर किया है। तभी जोडेन आता है, बताता है कि हमें मिन्सू का लैपटॉप नहीं मिला। तो जीवन जल्दी से गेटल नंबर 3 को मैसेज करता है और उससे वो लैपटॉप ढूंढने को बोलता है। तभी जोमिन उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, मैंने तुम्हें फॉलो किया था, तुम्हारा एड्रेस झूठा निकला और मैंने तुम्हें जितनी बार भी कॉल किया तुमने मुझे झूठ कहा। तो अब मुझे सच बताओ कि क्या तुम ही गेटल हो। वहाँ मूचेन और उसकी टीम उसी जगह जाते हैं जहाँ पर नारा को वीडियो शूट किया गया था, लेकिन अभी वो जगह रिनोवेट हो गई थी। जिन्सू कहता है कि अब हमें यहाँ से कोई भी एविडेंस नहीं मिलने वाला और जूयन ने तो इलीगली उसके कंप्यूटर से वीडियो बनाया था, उसे भी हम सबूत के तौर पर नहीं दिखा सकते। तब मुचेन कहता है कि मिन्सू की ऑडियो रिकॉर्डिंग से भी हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि वो उसकी रिकॉर्डिंग है, लेकिन शायद उसकी मॉम को उसके क्राइम के बारे में पता होगा तो हम उससे इसे जोड़ सकते हैं। लेकिन एक बात बहुत अजीब है कि हम मिन्सू को पकड़ने वाले थे, उसके जस्ट पहले ही उसने खुद को सरेंडर कर दिया, जैसे कि उसे पता हो कि हमारे पास उसका वीडियो है। ये सुन के जिन्सू थोड़ा सरप्राइज होता है, फिर हंसते हुए कहने लगता है कि क्रिमिनल्स को अपने बारे में सारी खबर मिल जाती है। दूसरी तरफ जीवन घर पहुंचता है और कॉन्सू को बता देता है कि मिन्सू ने सरेंडर कर दिया है। क्या इसका मतलब हम लोग अपने मिशन में फेल हो गए हैं।
ये सुनकर तो कोन्सो को बहुत बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि उसे मारने के लिए ही उन्होंने इतना वेट किया, इतना कुछ किया, लेकिन अब उसे मारना उनके लिए मुश्किल हो गया था। इस बीच वही बाइक वाला आदमी मिन्सू की कार से उसका लैपटॉप निकाल कर ले जाता है। अगले दिन मिन्सू की सेक्रेटरी पुलिस स्टेशन आती है और उन्हें बताती है कि उन्हें किस तरह मिन्सू का ध्यान रखना है। उसकी मेडिसिन की लिस्ट देती है कि टाइम पर देना है, और ये भी बताती है कि उसे सांस लेने में प्रॉब्लम है। उसकी बीमारी की वजह से वो तेज़ आवाज़ नहीं सुन सकता। वहीं मिन्सू की मॉम पुलिस कमिश्नर से बात करने के लिए आई हुई थी। वो कहती है कि मेरा बेटा बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड और काइंड है। बचपन में एक गलती की थी, वो भी किसी और की। उसके लिए अब तक परेशान है और खुद को ब्लेम कर रहा है। पुलिस को सब पता था, लेकिन वो फिर भी उसका ही सपोर्ट कर रहे थे। फिर वो मूचेन को ऑफिस बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें मिन्सू के बजाय कोन्सो को पकड़ने पर ध्यान देना चाहिए। मिन को यहाँ देखकर वो भी समझ जाता है कि सब उसकी वजह से हो रहा है। दूसरी तरफ जूयन और जॉर्डन मिन्सू के लैपटॉप को उसकी कार में ढूंढते हैं, लेकिन वो कार में नहीं था। जूयन सोचती है कि उसने फाइल्स डिलीट नहीं की होंगी, कहीं ना कहीं तो सेव करके रखी होंगी। वहीं स्कूल में लंच ब्रेक के टाइम जीहुन चुपचाप से स्टाफ रूम में घुस जाता है। मिन्सू का लैपटॉप उसके पास था, इसलिए वो उसे मिन्सू के डेस्क पर रख देता है। उसी टाइम जूइन भी वहाँ आती है, तो लैपटॉप देखकर वो समझती है कि जीहुन शायद इसे लेने आया होगा। तो उसे डांटने लगती है कि मैं तुम्हारा और जिमिन का क्या करूँ, तुम दोनों को मैंने कितनी बार कहा है कि तुम इस मैटर से दूर रहो, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आता। फिर पूछते कि कल तुम और जिमिन मिन्सू के घर पर क्यों आए थे। जिमिन ने तो कुछ बताया ही नहीं। वो बताता है कि वो मुझे फॉलो कर रही थी और मैं मिन्सू को फॉलो कर रहा था, क्योंकि मुझे उसका बिहेवियर बहुत अजीब लगता है। वो हमेशा अपने लैपटॉप को देखकर हंसता रहता था और लड़कियों को भी बहुत अजीब तरीके से दिखता था, इसलिए मैं उनके घर की जासूसी करना चाहता था। फिर जाते हुए जून से ये कहता है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आपसे मिला। वहीं दूसरी तरफ जॉर्डन टीम के बाकी मेंबर्स को किलिंग वुड की अब तक की सारी इन्फॉर्मेशन बताता है कि इसका मास्टर माइंड डेफिनेटली कोन्सुक है, और ये सब उसने 5 साल पहले स्टार्ट किया था, जब उसे ये पता चला कि मिन्सू ने ही नारा को मारा। इसमें जिनवुक और डोंगी ने उसकी हेल्प की थी। लेकिन इसमें एक अजीब बात ये हुई कि कोन्सुक के जेल से भागने से पहले मोचेन को भी किलिंग वुड का टारगेट बनाया गया था, लेकिन उस दिन के ब्रॉडकास्ट का सोर्स मिन्सू के कंप्यूटर से मिला। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कोन्सुक अपने दुश्मन से तो हाथ मिलाएगा नहीं, तो इसका मतलब यही है कि मिन्सू ने किलिंग वुड उनसे चुरा लिया होगा, और ये काम डोंग्यू ने किया। डोंग्यू ने डाटा चोरी करके उसे मिन्सू को बेच दिया। उन दोनों की मुलाकात बेगुचिल की वाइफ के फ्यूनरल में हुई होगी। तब मूचैन को जीहुन की दादी पर भी शक होता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के हिसाब से गेटल को किसी मेडिकल एक्सपर्ट से भी हेल्प मिली थी। तब जोर्डन उसमें एक मिस्टीरियस आदमी के बारे में बताता है, जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उसे शक था कि शायद इसी आदमी ने किलिंग वुड ऐप बनाया होगा। मीटिंग के बाद जूइन मिन्सू का लैपटॉप लेकर आती है और मूचेन को बताती है कि इसमें तो कुछ भी नहीं मिला। दोनों पुरानी बात को लेकर एक दूसरे से अभी भी नाराज थे। तो मूचेन कहता है कि भले ही मेरे काम करने का अपना तरीका हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने तरीके से अकेले ही इन्वेस्टिगेशन करोगी। अगर तुम अपने टीम लीडर की बात नहीं मानोगी तो तुम इस टीम से जा सकती हो। तब वो उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि मुझे तुम्हें बिना बताए मिन्सू के घर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हारे तरीके से काम भी नहीं करना चाहती हूँ। पर कोन्सो को पकड़ने तक मैं तुम्हारे साथ ही काम करूंगी, तुम्हारी बात मानूंगी। वो भी मान जाता है और उस जीहुन और उसकी दादी का बैकग्राउंड चेक करने को बोलता है। वहीं दोही एक बार ड्रिंक में आई हुई थी, तभी कोन्सो उसके बगल वाली सीट में आकर बैठता है। उसे देखकर वो डर जाती है और भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन दरवाजा तो बंद था। वो पुलिस को कॉल करने लगती है। तब कोन्सो कहता है कि मैं गेटल हूँ और मैंने ही किलिंग वुड बनाया मिन्सू और उसकी माँ को पकड़ने के लिए। तो कैसा रहेगा कि हम दोनों साथ में शो करें, इससे तुम्हारे शो को हाईएस्ट रेटिंग भी मिलेगी। नेक्स्ट दोही का शो दिखाया जाता है और आज उसने अपने शो में एक स्पेशल गेस्ट को बुलाया था, जो कोई और नहीं गेटल ही था। सब लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं, उसकी फोटो लेने लगते हैं। वो पहले सबसे माफ़ी मांगता है कि मैंने गलत तरीके से आपका फ़ोन हैक करके ऐप इंस्टॉल किया, लेकिन मैंने आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का यूज़ कभी भी नहीं किया। दोही के सीनियर्स ये सब रोकने के लिए फटाफट से ब्रॉडकास्ट रूम में जाने लगते हैं, लेकिन वो तो लॉक था। वहाँ पुलिस स्टेशन में भी सब लोग ये ब्रॉडकास्ट देख रहे थे। गेटल सबसे किलिंग वोट ऐप को अपडेट करने को बोलता है और बताता है कि 1 हफ्ते बाद एक और वोट होगा, जिसका टारगेट एक हाई स्कूल टीचर है जिसने बहुत से लोगों को मारा है, और वो एक अमीर फैमिली से है। वो अभी उसका नाम रिवील नहीं करता, पर वो मिन्सू की बात कर रहा था। लाइव शो खत्म होते ही ब्रॉडकास्ट रूम का दरवाज़ा खुल जाता है। दोही के सीनियर्स फटाफट अंदर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शो लाइव नहीं हो रहा था, वो तो पहले से रिकॉर्ड किया हुआ था। फिर जो इनको दिखाया जाता है वो मिन्सू को इमरजेंसी के लिए एक वॉच देती है, ताकि ज़रूरत होने पर उसे इसे ट्रैक कर सकें। भले ही किलिंग वोट के लिए मिन्सू का नाम अब तक रिवील नहीं किया गया था, पर सबको पता था कि अगला टारगेट वही है। वहीं दूसरी तरफ मोचन किलिंग वोट से जुड़े लोगों के बारे में सोच रहा था और उस मिस्टीरियस आदमी के बारे में भी सोच रहा था। तब वो जीहुन और उसकी दादी की इन्फॉर्मेशन देखता है, तो उसे ये पता चलता है कि वो जीहुन की अपनी दादी नहीं है, उसे तो गोद लिया गया था। फिर उसे कुछ और याद आता है, तो फटाफट से जाकर नारा की फाइल चेक करने लगता है। उसमें उसे नारा की पिंक छाता दिखती है। ये वही थी जो उस जगह पर मिली थी जहाँ पर कोन्सुक ने वुडा को मारा था, क्योंकि तब जीहुन ने उसे वहाँ पर छोड़ दिया था, और यही छाता नारा ने अपनी ड्राइंग में भी बनाई थी। तभी जूयन भी वहाँ आती है। मोचन उससे कहता है कि तुमने सही कहा था, इतने सारे कोइंसिडेंस का होना कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। जीवन की दादी ने बताया था कि उसका स्कूल 10 बजे खत्म होता है। वो समझ जाता है कि किलिंग वोट भी हमेशा रात के 10 बजे से ही शुरू होता था। इसका मतलब जीहुन ही असली गेटल है। शाम को जीहुन अपनी दादी के साथ घर पर खाना खा रहा था। तब हमें पता चलता है कि उन्हें बस उसका ध्यान रखने के लिए रखा गया था।
लेकिन जीहुन उनके लिए उनकी फैमिली के जैसा ही था। जो बताती हैं कि मैं पुलिस को सरेंडर करने वाली हूँ, क्योंकि पुलिस को मेरे और कॉन्सू के बारे में शक हो गया है। वो हमें जल्द ही पकड़ लेंगे, और मैंने तो एक मर्डर भी किया है, तो तुम क्यों ना जर्मनी चली जाओ। वहाँ रहकर तुम आराम से अपनी ज़िंदगी बिताना, नए सपने देखना। ये सब सुन के तो जीहुन इमोशनल होकर रोने लगता है। जूइन और जिनसू अभी उसके घर के बाहर थे। उन्हें शक था कि कॉन्सू भी यही है, इसलिए वो उन पर नजर रख रहे थे। जूइन को तो यकीन नहीं हो रहा था कि जीहुन गिटल के ग्रुप से जुड़ा हुआ है। वो कहती है कि अगर मिंसू को पहले पकड़ लिया गया होता तो चीज़ें बहुत अलग होती। तब जिनसू कहता है कि अगर कॉन्सू घर से बाहर नहीं निकला तो जीहुन और उसकी दादी को अरेस्ट कर लेना, फिर बाहर चला जाता है। तब जूइन नोटिस करती है कि वो किसी को मैसेज कर रहा था, और वो मिन को मैसेज करता है। उन्हें जीहुन और उसकी दादी के बारे में बता देता है। जेल में होने के बाद भी मिंसू को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही थी। फिर जब उसकी मेडिसिन का टाइम होता है तो वही पुलिस ऑफिसर जो कि गेटल के साथ मिला हुआ था, उसकी मेडिसिन लेकर आता है। उसने उसमें कुछ मिलाया हुआ था। उसे पीते ही मिंसू के चेस्ट में पेन होने लगता है, और बोतल के नीचे किलिंग वुड का साइन बना हुआ था। वो समझ जाता है कि ये गेटल के साथ मिला हुआ है। वो उस ऑफिसर के पास जाने लगता है, लेकिन अचानक से गिर जाता है। उस टाइम मोचन भी वहाँ पहुँच गया था। वो फटाफट से उसके पास जाता है और बोतल देकर वो भी समझ जाता है मिंसू की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, तो उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। थोड़ी देर में उसकी मॉम भी वहाँ पहुँच जाती है। डोंगी भी उन्हें फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँच जाता है। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि मिंसू की बॉडी में निकोटीन मिला, तो वो कहती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि मिंसू ने कभी भी स्मोक नहीं किया। इसका मतलब किसी ने उसे जानबूझ के जहर देने की कोशिश की। उसकी असिस्टेंट बताती है कि जिस ऑफिसर ने उसे मेडिसिन दी थी उससे पूछताछ हो रही है। जिनवुक भी इसी हॉस्पिटल में था। उसे अब होश आ गया था। पहले वो अपने रूम के बाहर वाले गार्ड को मारता है, फिर मिंसू के रूम के बाहर वाले गार्ड को मारकर उसके रूम में घुस जाता है और उसे बेहोशी की दवा दे देता है। फिर जब उसकी मॉम वहाँ पहुँचती है तो वो वहाँ पर नहीं था, क्योंकि जिनवुक उसे अपने साथ ले गया था। लिफ्ट से नीचे जाते वक्त डोंगी भी उसी लिफ्ट में आता है। अब मिंसू के फेस पर तो कपड़ा था, इसलिए वो उसका चेहरा नहीं देख पाता, लेकिन उसकी रिंग पहचान जाता है। जिनवुक भी ये नोटिस कर लेता है, तो अब डोंगी वहाँ से भागे उससे पहले ही जिनवुक से पकड़ लेता है, उसकी पिटाई करता है। उसे और मिंसू को एम्बुलेंस में लेकर निकल जाता है, क्योंकि एम्बुलेंस वाले भी उनके साथ ही थे। दूसरी तरफ जिनसू जीहुन की दादी पर नजर रख रहा था। फिर जब वो घर से बाहर कहीं जाती है तो वो उसके पीछे निकल जाता है। उसी टाइम जीहुन भी घर से भाग जाता है। उसकी दादी सुपरमार्केट जाती है, तभी वहाँ पर मोचन और जिनसू भी पहुँच जाते हैं। तब मोचन उनसे मिंसू के बारे में पूछता है। वो कहती है मुझे नहीं पता, मैंने तो ये नाम कभी पहले सुना ही नहीं। तो वो कहता है कि फिर कौन सो के बारे में बता, वो कहाँ है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। तो वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। तो वो कहती है कि मैं तो खुद को सरेंडर करने वाली थी। मोचन कहता है कि एक मर्डर और होने के बाद कौनसो को डेथ पेनल्टी मिल जाएगी, तो क्या आप ऐसा होने देना चाहती हो। वो कहती है कि वो तो 8 साल पहले ही मर गया था, जब उसकी बेटी की मौत हुई थी। वहीं दूसरी तरफ मिंसू को होश आता है। वो अभी रस्सी से एक चेयर पर बंधा हुआ था। उसके आसपास बहुत बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए थे। सामने जिनवुक, कॉन्सू और डॉग मास्क पहना हुआ एक आदमी था। साथ ही स्क्रीन पर गेटल नंबर 1 भी था। उन्हें देखकर मिंसू कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारा ये ठिकाना है, मैं हमेशा से यहाँ आना चाहता था। तब कॉन्सू उससे कहता है कि तुम ही अगले टारगेट हो, और किलिंग वोट का रिजल्ट डिसाइड करेगा कि तुम्हारे साथ क्या करना है। निकोटीन की वजह से तुम्हारी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई है। अगर तुम बचना चाहते हो तो लोगों के सामने अपना क्राइम कन्फेस कर लो, शायद लोग तुम्हें माफ़ कर दें और अपना फैसला बदल लें। लेकिन वो हंसते हुए कहता है कि तुम लोगों की क्यों सुनते हो, तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे मारना चाहते हो ना तो मार दो। कॉन्सो उससे पूछता है कि तुमने नारा को क्यों मारा, वो तो बस एक छोटी सी बच्ची थी। वो कहता है कि आप उसकी वजह से मुझे अनदेखा कर रहे थे, मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे, और मुझे तो उसके कुत्ते से भी नफरत थी जिसके साथ वो हमेशा घूमती रहती थी। मैं आपकी कितनी रिस्पेक्ट करता था, आपसे कितना प्यार करता था, लेकिन आपको तो मेरी पड़ी ही नहीं थी। तो कॉन्सो गुस्से में उसे माने जाता है कि सिर्फ इस वजह से तुमने नारा को मार दिया, और स्पीकर की आवाज़ को भी बहुत तेज कर देता है। उसी टाइम गेटल नंबर 1 किलिंग वोट का ब्रॉडकास्ट शुरू कर देता है। सबको बता देता है कि उनका टारगेट मिंसू है, जिसने 16 साल की उम्र में 7 साल की बच्ची का किडनैप किया था, उसे मार डाला। उसके बाद भी उसने बहुत से लोगों को मारा था, और वो असेंबली वुमेन मिन का बेटा है। सब लोग उसे लाइव देख रहे थे। जिनवुक ने तो उसकी स्मार्ट वॉच भी तोड़ दी थी ताकि पुलिस उसे ट्रैक ना कर सके। वही पुलिस उसकी वॉच की लास्ट लोकेशन को ट्रैक करके यहाँ आसपास तो पहुंच गए थे, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन लोकेट नहीं कर पा रहे थे। यहाँ मिंसू की हालत बिगड़ रही थी, लेकिन वो फिर भी हंस रहा था। उसका लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा था, वो लोगों पर हंस रहा था। उनसे कह रहा था कि तुम क्या सोचते हो कि किलिंग वोट से तुम दुनिया बदल सकते हो, लेकिन जो साइको है, जो लोगों को मारता है, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तुम्हारी जिंदगी भी वैसी ही रहेगी। और सब लोगों को गालियाँ दे रहा था, इसलिए ज़्यादा लोग उसे मारने के लिए वोट करते हैं। तब गेटल नंबर 1 भी गुस्से में उसे कहता है कि इस दुनिया को बदलने के लिए और ये सब रोकने के लिए खून खराबा होना ज़रूरी है। तो मिंसू को ध्यान आता है कि जब उसने क्लासरूम में सबसे पूछा था कि क्या किलिंग वोट उन्हें सही लगता है, तो जीहुन ने भी कुछ ऐसा ही जवाब दिया था। वो समझ जाता है कि इसका मतलब इसके पीछे का मास्टरमाइंड वही है, वही असली गेटल है। लेकिन वो ज़्यादा देर तक लाउड म्यूजिक सहन नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। वहीं डोंगी को पार्किंग लॉट में एम्बुलेंस में बांध कर रखा हुआ था, लेकिन वो किसी तरह खुद को छुड़ाकर भाग जाता है। पर उसकी किस्मत खराब थी कि वो पुलिस की गाड़ी से टकरा जाता है, और वो उसे पहचान भी चाहते हैं। इस बीच जॉर्डन आसपास के इलेक्ट्रिसिटी यूजेस को ट्रैक कर रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि जब किलिंग वोट होता है तो बहुत सारी बिजली यूज़ होती है।
तो वो जुइन को बताता है कि पास में एक इंटरनेट कैफ़े से बहुत ज़्यादा बिजली यूज़ हो रही है, जितने की मिन्सू के घर में होती थी। जुइन अभी उसी कैफ़े के बाहर खड़ी थी, तो जॉर्डन उनसे बैकअप का वेट करने को बोलता है, लेकिन वो वेट किए बिना ही सीधा अंदर घुस जाती है। वहीं मोचन और पुलिस टीम कॉन्सो के ठिकाने तक पहुंच गए थे, क्योंकि डोंगियो ने उन्हें इस जगह के बारे में बताया था और वो भी उनके साथ ही था। वहीं जुइन इंटरनेट कैफ़े में इधर-उधर ढूँढती है, तब उसे एक नॉर्मल सा सर्वर रूम मिलता है, लेकिन उसमें तारों का एक बहुत बड़ा गुच्छा रखा हुआ था। उसे फॉलो करती है तो उसे एक सीक्रेट दरवाजे का पता चलता है। वहीं गेटल नंबर 1 उन सबको देख पा रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि वो जल्द ही पकड़े जाने वाले हैं, इसलिए वो अपने ग्रुप के बाकी लोगों से हेल्प मांगता है। इस बीच किलिंग वोट का टाइम खत्म हो गया था। 87% लोगों ने मिन्सू को मारने के लिए वोट किया था। लाउडस्पीकर की आवाज़ से वो बेहोश हो गया था। उसके कानों से खून तक निकल रहा था। उसे इस तरह तड़पता हुआ देखकर कोन्सो को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वो मुस्कुराता है, तभी मूचेन और उसकी टीम भी अंदर आ जाती है, लेकिन मिन्सो अभी मरा नहीं था, इसलिए कोन्सो उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करने लगता है, पर मूचेन उसे खींच लेता है और देखता है कि मिन्सो की सांस अभी भी चल रही थी, इसलिए उसे होश में लाने की कोशिश करता है। तब कोन्सो चिल्लाने लगता है कि उसे मत बचाओ, वो एक बहुत बुरा इंसान है। उसे नारा का हवाला देता है कि अगर तुमने उसे बचा लिया तो उसकी ही तरह कितने निर्दोष लोगों की जान चली जाएगी। वहाँ जुइन उस दरवाजे के अंदर जाती है तो उसे एक रास्ता मिलता है और उसके बाहर भी एक और दरवाजा था, जिसकी दूसरी तरफ गेटल खड़ा हुआ था। उसकी छाया देखकर वो कहती है कि जीहुन, ये मैं हूँ, तुम मुझे जानते हो, अब सब कुछ खत्म हो गया है, इसलिए बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें और बाकी सब लोगों को बचाने की पूरी कोशिश करूँगी। तब वो दरवाज़ा खोलता है, फिर वो डॉग मास्क वाला आदमी अपना मास्क उतारता है, वो सच में जीहुन निकलता है। जुइन तो अभी भी यकीन नहीं कर पाई थी कि वो सच में गेटल है। उधर मिन्सू को अभी तक होश नहीं आया था। मोचन उसे जगाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कॉन्सो उसे याद दिलाता है कि एक बार तुम भी इसे मारना चाहते थे। तब मुझे को नारा का वीडियो याद आता है कि किस तरह मिन्सू ने उसे तड़पाया, उसे मारा, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।